Good morning, students. Today's topic is education and alienation, शिक्षा और अलगाव, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है और आपका सब्जेक्ट है कौशल आधारित अधिगम. Today's topic is education and alienation from third unit of your subject नई तालीम skill based learning. What actually is alienation और अलगाव क्या है? यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कारण है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा से अपना अटैचमेंट उनका कम होते जा रहा है, उनको एक पराये वाली जो फीलिंग है वो होने. अलाइनेशन मतलब अलग होना या फिर पराया होना या दूर होना. अगर आप नॉर्मल इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखें इसका, तो इसका मतलब है कि डिटैच होना एक टाइप से. तो हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि एजुकेशन से जो अलगाव की भावना है छात्रों की वो क्यों आ रही, शिक्षा से छात्रों की जो अलगाव की भावना आ रही है, जो दूरी बनती जा रही है, वो क्यों बन रही है. और इस वीडियो में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे. टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्शंस ऑफ अलाइनेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. रिफ्लेक्शंस यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शंस का मतलब है इंडिकेटर्स, संकेतक. ऐसी कौन से संकेतक हैं जो अलाइनेशन को डिफाइन करते हैं, बताते हैं शिक्षा के क्षेत्र में. टू फाइंड रीजंस ब्रिंगिंग अबाउट स्टूडेंट्स अलाइनेशन. क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण छात्र शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं. टू स्टडी रिफ्लेक्शंस ऑफ अलाइनेशन इन स्टूडेंट्स, और छात्रों पर इसका क्या असर दिख रहा है हमको. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इस वर्ड की. ये वर्ड डेफिनेटली हमने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में सुना है. तो द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन of alienation refer to such states that the individual does not experience himself as the center of his world, as the creator of his own acts, but his acts and their consequences have become his master, whom he obeys and sustains a passive involvement in the flow of life. वैज्ञानिक परिभाषा में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं को केंद्र अनुभव नहीं करता, स्वयं के कृत्यों का निर्माता भी नहीं मानता, अपितु उसके कृत्य और उनके परिणाम उसके स्वामी बन गए हैं और जीवन में अपनेपन को एक निष्क्रिय भागीदार के रूप में देखता है. अगर इसको सरल भाषा में हम समझें तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को अपनी ही चीज़ों से डिसोन करता है, अपनी ही चीज़ों से वह अपने आप को दूर करता है और जो कि उसने खुद बनाई है और दूसरे को उस पर उसका मालिक समझता है या उस पर आश्रित हो जाता है. जो उसकी खुद की बनाई हुई चीज़ है, अगर देखा जाए तो उसको उसका मालिक अपने आप को समझना चाहिए, लेकिन वो उसके सर्वेंट या उसका सर्वेंट जैसा बिहेव करता है. मतलब whom he obeys, उसको वो उस पर अपना पावर न समझ के उसके अधीन हो जाता है. मतलब एक आपके में एक हीन भावना आ जाती है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, जबकि आपने उसको खुद उसका आप उसके खुद उस चीज़ के निर्माता हैं. फिर भी आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी नहीं है, जबकि उसका निर्माण आप ही ने किया है. तो दिस इज़ नोन एज अलाइनेशन. एक टाइप से आप उससे डिस्टेंस बना रहे हैं, उस चीज़ को डिसओन कर रहे हैं, उसको उसके साथ एक पराये वाली फीलिंग आपके मन में आ गई है, उससे आप एक अलगाव महसूस कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ अलाइनेशन. अभी हमने डेफिनेशन देखा था.
अब मीनिंग है, द टर्म इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एलियोसिस इन एशियंट ग्रीक एंड एलाइनेशन इन लैटिन एज डिराइव्ड देयर फ्रॉम। यह एक ग्रीक वर्ड है एलियोसिस, वहाँ से इसका ओरिजिन है, लेकिन एलिनेशन एक लैटिन वर्ड है। सबसे पहले स्पीकिंग सोशल एलाइनेशन वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन थियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, मतलब ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अलगाव को पहली बार धार्मिक संदर्भ में मान्यता दी गई थी। थियोलॉजिकल कंसेप्ट यानी धार्मिक कंटेक्स्ट, मतलब धार्मिक संदर्भ में इसको मान्यता दी गई थी। जो आपने देखा होगा, जो साधु संत होते हैं वो अपनी फैमिली से, जो उनके डोमेस्टिक लाइफ रहती है, उससे वो एलियनेशन शो करते हैं, मतलब परायपन की भावना आ जाती है, अलगाव की भावना आ जाती है। तो सबसे पहले एलिनेशन को हमने थियोलॉजिकल कंसेप्ट में ही समझा था। इन द ओल्ड टेस्टामेंट द प्रैक्टिस ऑफ आइडोलेट्री पेव्स द वे ऑफ द इंडिविजुअल टू वर्ज ऑन वर्शिपिंग ऑन इट्स ओन creation, by which one is distanced from its own power and becomes objectified as such। मतलब सबसे पहले आइडल वर्शिप आपने सुना होगा ना, मूर्ति पूजा। तो जब मूर्ति पूजा हो रही थी, जो प्रथा स्टार्ट हुई थी, तब ये देखा गया था कि इंसान ही था जिसने मूर्ति का निर्माण किया था और बाद में उसको भगवान का दर्जा दे दिया उस मूर्ति को, और खुद को उसका अधीन मानने लग गया, ना कि उसका मालिक, है ना। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति ने अगर एक पत्थर को तराश के भगवान का शेप दिया है उसको, तो उस व्यक्ति को उसका मालिक, अपने आप को उस पत्थर का मालिक या मूर्ति का मालिक समझना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अधीन हो जाता है, उसको भगवान बना देता है और उसका गुलाम बन जाता है। यहाँ से एलिनेशन शब्द का origin हुआ था। Thus it can be said that the phenomena of alienation has begun with the creation of idols। तो टोलन ने कहा है कि जब मूर्ति पूजा की प्रथा चालू हुई, वहाँ से एलाइनेशन का प्रोसेस या फिनोमेना चालू हुआ। एजुकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हम इस वीडियो में हम दो वर्ड्स देख रहे हैं टॉपिक में। एक है एजुकेशन और दूसरा एलाइनेशन। अभी हमने एलाइनेशन समझ लिया कि वो क्या चीज़ है, अब हम एजुकेशन को थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स social process। We generally think education as intended for children and youth। मतलब यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और एजुकेशन को हम सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और युवा के लिए मानते हैं। We associate education with children and youth। Education is also perceived as the whole set of activities of developing mental, physical, emotional, social and attitudes in line with desired direction of bringing in new talents, attitudes and knowledge as oriented with certain goals in order to edify the individuals। हम शिक्षा को इसीलिए उसको धारण करते हैं या उसको अर्जित करते हैं ताकि हमारा मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक कौशल, हमारी अभिवृत्तियाँ, हमारी रुचियाँ, हमारा ज्ञान सब कुछ उन्नति की ओर जाए, है ना। कोशर suggests that education of child in primitive societies was intended for practical and utilitarian purposes rather than the purpose of edification। लेकिन कोशर का कहना है कि हम जो एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं पुरातन समाज में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रैक्टिकली यानी कि प्रायोगिक तौर पर उसका और वो उपयोगी हो,
है ना, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, वो कुछ यूज में आना चाहिए, प्रैक्टिकली यूजफुल होना चाहिए, ना कि उन्नति की ओर हमको ले जाने के लिए एक साधन होना चाहिए। मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे काम आना चाहिए, ना कि हम उन्नति करें और एक के बाद एक डिग्रीज लेके हम एक्सेल करते जाएं। बस इतना सा हमारा एजेंडा या ऑब्जेक्टिव या पर्पस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोचर का कहना था। 3 interrelated concepts of upbringing, developing and raising were incorporated in the essence of education। 3 चीज़ें हैं जिसको कि हम शिक्षा के साथ जोड़ते हैं, परवरिश, विकासशीलता और बढ़ने की क्रिया। उनका कहना था ये 3 चीज़ें ही हैं जो हमको शिक्षा की ओर या शिक्षा से अर्जित करनी है या हमको मिलता है। अब इंडिकेटर्स ऑफ अलाइनेशन, क्या संकेतक है, मतलब ऐसे क्या चीज़ें हमको देखने, ऐसे क्या संकेत हमको मिलते हैं जिससे कि हम बता पाते हैं कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स अलाइनेशन या अपने आप को वो पराया महसूस कर रहा है। पहला मीनिंगलेसनेस, मतलब उसको लगेगा कि इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, वो अर्थविहीन है। फिर वीकनेस, उसको हर चीज़ में अपनी कमज़ोरी दिखने लगती है। ब्रेकिंग द रूल्स, वो सारे नियम कानून तोड़कर अपनी मर्जी चलाना चाहता है, वो किसी भी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं रहता है। और दूसरा है सोशल डिसहार्मनी, यानी कल हमने पढ़ा था सामाजिक सद्भावना, तो ये सद्भावना के अगेंस्ट जाता है, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता, अपनी सोसाइटी, अपने साथ के दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, किसी के भी साथ वो सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो ये सारे संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, दैट शोज यू आर द स्टूडेंट इज गोइंग टूवर्ड्स अलाइनेशन फ्रॉम एजुकेशन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, नेगेटिव इमोशन एंड एटीट्यूड्स which appeared as indicators of alienation are number 1 स्टूडेंट्स स्कूल परसेप्शन, उसको शाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, स्कूल की धारणा उसकी बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उसको बिल्कुल भी किसी भी गतिविधि में कोई रुचि नहीं है। स्कूल के रूल्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी शाला के जो नियम कानून हैं, जो अनुशासन लागू किया जाता है, वो उसके अगेंस्ट होता है। उसको लेसन्स एंड कंटेंट्स ऑफ द लेसन्स, यानी कि जो लेसन यानी कि पाठ और प्रकरण दोनों ही उसको पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको उसके पीछे कोई उद्देश्य औचित्य नहीं दिख रहा है। स्कूल एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई गतिविधि में उसकी कोई रुचि नहीं है। एक्सट्रीम डिसएंगेजमेंट, माने वो किसी भी कार्य में अपने आप को शामिल करना पसंद नहीं कर रहा है। इवेंचुअल लॉस ऑफ विल टू लिव एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है, इतना ज़्यादा अलाइनेटेड हो चुका है कि वो जीना भी नहीं चाहता है। स्टूडेंट्स रिलेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसको स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो संस्थापक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। उनके रिलेशन टीचर के साथ उस छात्र का भी बहुत ख़राब हो चुका है, या उसके बिल्कुल भी उसके साथ कोई उनके अच्छे रिलेशन नहीं है अपने टीचर्स के साथ। रीजंस, अब कारण क्या है इन सब चीज़ों का, इस इंडिकेटर्स के आधार पर हम अब रीजंस देखेंगे, क्या कारण है अलाइनेशन के। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी दैट ऑफ अ गाइड विच पेव्स द वे फॉर इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट oneself, सोसाइटी, लाइफ एंड एड वैल्यू thereof। मतलब शिक्षा का मेन कार्य क्या है कि आपको वो गाइड करे, आपकी परेशानियों को सुलझाए, आपके समाज, आपके जीवन में वो एक समझ स्थापित करे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। लेकिन स्टूडेंट्स रिमेन एज अ कंस्टिट्यूएंट who are not considered individuals, and their will pertaining to what to learn and how to learn is
डिसरिगार्डेड मतलब यहाँ पे शिक्षा को पूरी तरीके से ये माना जाता है कि वो आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगी शिक्षा, ताकि वो आप एक अच्छे इंडिविजुअल, एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। लेकिन छात्र का मानना ये रहता है कि मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा जा रहा है। एक स्टूडेंट से उसकी कंसेंट नहीं ली जा रही है, उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। नॉट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इनटू करिकुलम, पाठ्यक्रम संशोधन में, पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके बारे में सोचकर पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है ऐसा माना जाता है, लेकिन छात्र का मानना है कि जो पाठ्यक्रम की रचना होती है उसमें उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ courses and application thereof is an over determinative approach without conforming to students and finally rendering them inactive at school। अब उसकी कंसेंट ली नहीं जा रही है, तो जो बन के आता है कि स्टूडेंट के नाम से, उसको वो ऐसा समझता है कि उसके ऊपर थोपा जा रहा है, उसके ऊपर लादा जा रहा है, उसको फोर्सफुली कहा जा रहा है आपको यही पढ़ना है। इसीलिए उसकी रुचि खत्म होते जा रही है एंड ही इज टूवर्ड्स अलाइनेशन। देयरफॉर सिंस द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट, मतलब राज्य के द्वारा, है ना, ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी बुक्स रहेगी, कौन से पाठ्यक्रम रहेंगे, फिर स्टूडेंट उसको कैसे पढ़ेगा, लेकिन स्टूडेंट को शामिल नहीं किया जाता इस सब प्रक्रिया में। इसीलिए उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है और वो अलगाव की भावना डेवलप करता है, उसमें अलगाव की भावना विकसित होने लगती है। एज विद मार्क्स, यहाँ एलाइनेशन वर्ड को मार्क्स के साथ जोड़ा गया। अगर आप लोग को याद हो, पिछले साल सोशियोलॉजी में हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी थी। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जैसे एक फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं और वो एक चीज़ों को बनाते हैं, फिर वो चीज़ें जब मार्केट में जाती हैं तो उस वर्कर का उस पर कोई भी हक नहीं रहता है, वो उसको डिसोन करता है, और ना ही मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि इस वर्कर ने इस कमोडिटी को बनाया है ना। तो सेम इज अलाइनेशन विद द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स को ही की थ्योरी को यहाँ पे एसोसिएट किया गया है अलाइनेशन के साथ, जहाँ पे वर्कर की जगह पे स्टूडेंट को रखा गया है और कहा गया है कि जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो बनाए जाते हैं स्टूडेंट को ध्यान में रखकर, लेकिन वहाँ कहीं पे भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। no longer belong to them but to the object. The students feel themselves separated from all activities. Therefore, life projected by student in the education emerges as something alien and hostile. वो उससे बिल्कुल भी अलग और disconnected feel करते हैं। Therefore, this education problem, such problem as lack of self-respect, self-confidence, stress, psychological breakdown, irregularity, cultural devastation, individual inactivity, deteriorated health, introversion are prevalent in the personality of humans who were suppressed by such mechanism as routine production practice, supervision, administrative structure and bureaucratic structure। मतलब जब आप उनके ऊपर तानाशाही करते हैं, उनको दबाते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन जब एक छात्र के ऊपर रहता है तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है, वो अपना सेल्फ इस्टीम खोने लगता है और उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, उसकी हेल्थ गिरने लगती है। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड मोटिवेशनल एलिमेंट्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। और जो हमारी शिक्षा है वो विकास की ओर और नवीनीकरण की ओर नहीं देखती है, इसलिए जो छात्र हैं वो भी डीमोटिवेटेड हैं।
अगला रीज़न है द एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर हेल्ड एज अ मोनोटोनस जॉब, मतलब कि रोज़ की जैसी एक प्रक्रिया होती है, नियमबद्ध प्रक्रिया, वैसे ही एजुकेशन को भी मनाया। मोनोटोनस मतलब बोरियत से भरा हुआ, रोज़ एक जैसा काम जब आप करते हैं तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं। इन अ सेटिंग वेयर एन एडमिनिस्ट्रेटर इज असाइंड फॉर ईच पर्सन, और हर व्यक्ति के साथ उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एज विथ अ फैक्ट्री वर्कर who alienated from the product of his own labor, both the educator and students are alienated from the education activities। मतलब जैसे एक टीचर और स्टूडेंट होता है, तो एक स्टूडेंट के पीछे एक टीचर को उसका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रख दिया जाता है, और जो स्टूडेंट की पूरी जिम्मेदारी मतलब टीचर ओन करती है, जबकि स्टूडेंट का इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। ह्यूमन बींग्स आर असेस्ड विद देयर प्रैक्टिसेस and the most importantly they define and improve themselves and eventually can gain one's self-confidence thereby. In today's educational system, the students consider the practices during the conduct of educational activities unpleasant and only compulsorily done repetitions, माने एक ही काम को बार बार कराया जाता है, कंपलसरी बना दिया जाता है उसको, लेकिन उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कराया जा रहा है, कैसे इसका क्या फ़ायदा होगा, या स्टूडेंट के क्या ओपिनियन है, ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसके के कारण स्टूडेंट बोरियत की ओर जाता है और अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। The self-respect, self-confidence and individual preference of the student tend to diminish. As a result of this, alienation of student intensifies, और जैसे जैसे समय बीतता है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद के लिए जो उसकी आत्मनिर्भरता है वो सब कुछ ख़त्म होने लगता है, और अलाइनेशन की भावना उसमें और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का प्रभाव अलाइनेशन में क्या है। द असेसमेंट ऑफ द फिनोमेना ऑफ अलाइनेशन इन एजुकेशन रेंडर्स अनदर डायमेंशन, ये भी एक डायमेंशन है। पहला हमने देखा कि कहीं पे भी हम बच्चों को शामिल नहीं कर रहे हैं, फिर उनको फोर्स करते हैं हर काम करने के लिए, उनको रोज़ एक रूटीन सेट वाला जो मोनोटोनस जिसको कहा गया है यहाँ पे, एक मोनोटोनस रूटीन जो है उसको फॉलो करना रहता है, चीज़ों को कंपलसरी बना दिया जाता है। तो इन सब कारणों से स्टूडेंट जो है वो अलाइन होते जा रहे हैं एजुकेशन से। अब नेक्स्ट है टीचर का क्या रोल है इधर पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन, this is because of the fact that teachers cannot go beyond the role casted for them within the prevailing understanding of education. Teachers चाह के भी जो नॉर्मल जो उनका ट्रैक फिक्स है उससे अलग हटके काम करने की फ्रीडम उनको नहीं दी जाती है, जिसका खामियाना बच्चों को भुगतना पड़ता है। The institutionalized school structure and understanding of education includes Ministry of Education at the center. Administrative staff in each school comprise of director, vice directors. Teachers are subordinated to these administrative strata. जैसे कि मैंने अभी कहा एक हायरार्की फॉलो होती है, और जो सुपीरियर्स हैं राइट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर आपके डायरेक्टर, वाइस डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जैसे निर्देश देते हैं टीचर्स को अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। वो अपने नॉर्मल सिनेरियो से हट के काम नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर टीचर्स कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम authoritarian and hierarchical impacts, and accordingly their relation to student is mostly painful and far from being flexible। और इसीलिए उनके और टीचर और छात्र के बीच के जो संबंध है वो ख़राब होने लगते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी
नहीं दिखने को मिलती है, क्योंकि टीचर वही करती है जो उसके सुपीरियर्स ने उसको करने को कहा है। The role of teacher who is engaged with ensuring discipline in class is basically limited to the position of silencing and telling that student is all about keeping quiet and listening to the teacher। माने यहाँ पे कहा गया है टीचर का रोल बस इतना है कि क्लास में बच्चों को शांत करवाएं और जो वो बोल रहे हैं, टीचर जो बोल रही है, बस उसको चुपचाप से सुने। Therefore, in many cases, lecturing cannot go beyond the frame in which teachers and students merely assume the position of teller and listener। माने कि टीचर जो है वो टेलर है और स्टूडेंट जो है वो लिसनर है, श्रोता है, और यहाँ पे लेक्चर मेथड चला आ रहा है। दिस रिलेशन इज कंपोज्ड of teachers as teller subjects and objectified student as patient listeners। जैसे कि हमने देखा था active teachers and passive students। In this case, students and teachers would both be distanced from the course content and fail to associate with the teaching learning activity। और जब टीचर और स्टूडेंट के बीच का इक्वेशन ठीक से नहीं बैठता है तो उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है, जिसका कि इफेक्ट कोर्स पर भी पड़ता है और उनके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ पर भी देखने को मिलता है। दिस इज फॉलोड बाय एन अनअवॉइडेबल सेल्फ अलाइनेशन एंड अलाइनेशन फ्रॉम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जिसके के कारण जो छात्र है वो खुद से भी दूर होता जाता है और टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से भी दूरी बनाने लगता है। On the other hand, the teachers have already been deprived of the act of reasoning. Here, the process in which teacher objectifies the student also distances the teacher from self-actualization, and the teacher cannot represent with their teacher identity। और इसी कारण से, क्योंकि टीचर दबाव में रहती है, शिक्षक जो है वो दबाव में रहता है, वो एक्चुअल काम नहीं कर पाता है, अपनी एक्चुअल टैलेंट उसका बाहर नहीं आ पाता है, और इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये किन्हीं कारणों से बढ़ता ही जाता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी क्वालिटी वाला काम देखने को नहीं मिलता। In true understanding of teaching, neither the teacher think for students, nor they can impose their thoughts to student. This is only a place of mutual exchange of views, ideas and knowledge। यहाँ पे न टीचर स्टूडेंट के बारे में सोचती है, ना उसके थॉट्स के बारे में सोचती है, बस अपने व्यूज़ और आइडियाज़ और नॉलेज को उन तक पहुंचाने का काम टेक्निकली करते रहते। जैसे कि आपने पॉला फ्रेरी का देखा था साइकोलॉजी में, बैंकिंग एजुकेशन, जिसके लिए वो बहुत अगेंस्ट में थे और उनका कहना था कि टीचर को बिल्कुल भी बैंकिंग एजुकेशन नहीं करना है। और बैंकिंग एजुकेशन क्या था, अपने नॉलेज को बस स्टूडेंट को हम दे देते हैं, बिना उसके बारे में सोचे समझे उसको ट्रांसफ़र करते जाते हैं और बच्चा बिना किसी रीजनिंग के उसको एक्सेप्ट करता जाता है, उसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया या रिफ्लेक्शन नहीं देता है। देयर इज़ नो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो इस टाइप के एजुकेशन को बैंकिंग एजुकेशन कहा था पॉला फ्रेरी ने, और जिसके कि अगेंस्ट में वो थे। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है, ऐसे बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कारण स्टूडेंट्स में अलाइनेशन देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स एजुकेशन। फिर हम स्कूल का देखते हैं, स्कूल क्या रीज़न है इसके लिए, स्कूल के क्या काम हैं, जिसके स्कूल का क्या रोल है, या स्कूल कैसे एक रीज़न बना है अलाइनेशन के लिए। द फैक्ट दैट द स्टूडेंट कंसिडर स्कूल अ प्लेस where there is future is guaranteed is a proof of how the school has been instrumentalized। मतलब यहाँ पे स्कूल को एक ऐसी जगह मानी गई है जहाँ पे बच्चे का भविष्य बनता है। स्टूडेंट शो दैट दे कंसिडर द स्कूल एज अनलवेबल, बोरिंग एंड ऑप्रेसिव प्लेस दैट हैज़ टू बी अटेंडेड फॉर इम्परेटिव रीजन्स। माने कि बच्चों को ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बोरिंग जगह है जहाँ पे उनको फोर्सफुली भेजा जाता है
और कहा जाता है कि क्लासेस को आपको अटेंड करना ज़रूरी है। देयरफॉर दे कंसिडर होमवर्क मीनिंगलेस, इसलिए उनको होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी एक कंपलसरी एक्टिविटी के अंतर्गत है और इट यूजुअली डज नॉट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग। और उनका मानना है कि होमवर्क करने से आप कुछ नया नहीं सीखते हैं, बस वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि आपको होमवर्क करना है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। होमवर्क एक्सक्लूड्स द स्टूडेंट्स एंड फेल्स टू फंक्शन एज अ टूल through which the student may express and develop themselves, leads to feeling of alienation in student। यहाँ पे भी बच्चे स्टूडेंट होमवर्क को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला उसको कंपलसरी बना दिया गया है, उसका अधिगम में कोई रोल नहीं है, और तीसरा कि उस होमवर्क को करते समय बच्चा अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो टीचर ने कहा है उसे वही करना पड़ रहा है। इसीलिए द स्टूडेंट इज फीलिंग अलाइनेटेड टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स क्लास, टुवर्ड्स टीचर, टुवर्ड्स द education system। Students study really hard to qualify for a better type of school in the next level of education or to be accepted by university। These examinations could inflict deep wounds in the psychology and development of the students। अब अगली बात स्टूडेंट्स का क्या है मत है इसमें अलाइनेशन की तरफ, कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उनका परसेंटेज अच्छा नहीं होता, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्स के कारण उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, उनके विकास पर छात्रों के विकास पर बहुत असर पड़ता है। और इसी कारण कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और उस चिढ़ में या उस गुस्से के कारण वो धीरे धीरे शिक्षा से अपनी दूरी बनाने लगते हैं। फिर कोर्स कंटेंट कैसे ये रीज़न हो सकता है, क्या प्रभाव डाल रहा है शिक्षा से अलगाव की तरफ। स्टूडेंट्स फेल टू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कोर्स कंटेंट एंड देयर सेल्फ्स, मतलब उनको अपने आप से और जो वो पढ़ रहे हैं प्रकरण या सिलेबस उसमें कोई रिलेशन नहीं दिखता है, मतलब देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ द कंटेंट दे आर स्टडिंग, उसका कोई उपयोगिता उन्हें नहीं दिख रही है। एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ मीनिंगलेसनेस, वो जो भी पढ़ रहे हैं कोर्स कंटेंट सिलेबस उसका अर्थविहीन उन्हें लगता है, वो अप टू डेट नहीं है ऐसा उनको लगता है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, और जो वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी उपयोग उनको नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक छात्र ने कहा है, आई हेट मैथ्स ज्योमेट्री कोर्सेज, I try to like it but I cannot understand the purpose of those equations। मतलब जो आपने a² + b² सब पढ़ा है मैथ्स में या ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो उसका एक्चुअल लाइफ में उस बच्चे को कोई उपयोग नहीं दिखता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी उससे नहीं बन पा रहा है। This system excludes the participation and preference of student, by which the students are in a sense desubjectified and transformed into object that is to be shaped। वो एक सामान एक वस्तु की तरह वो छात्र बिहेव करने लगता है। The lessons learned and homework done by students has to be in line with the requirements of the educational system, but not with the will and curiosity of the student। जो होमवर्क छात्र को दिया जाता है वो जो हमारा सिलेबस है या जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, न कि छात्र की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए या उसकी मर्ज़ी या उसका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आर लाइक द वर्कर्स हु आर अलाइनेटेड फ्रॉम देयर ओन लेबर एज मार्क स्टेटेड। इसलिए छात्र
अपनी ही शिक्षा, जिसके के कारण जो शिक्षा उन्हीं के लिए बनाई गई है, उससे दूर होते जाते हैं। फिर द इफेक्ट ऑफ नॉर्म्स ऑन एलाइनेशन इन एजुकेशन, मतलब नॉर्म्स यहाँ पे मानक यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं उसके कारण भी बच्चे अपने आप को शिक्षा से अलग महसूस करते हैं, या उसके कारण वो अपने आप को शिक्षा से दूर या दूरी बनाना चालू कर देते हैं। Sometimes teachers and school administrators appear as the elements of fear and oppression over the students. जो टीचर्स हैं या जो सुपीरियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो बच्चों पर डिसिप्लिन को लादते हैं, उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, उनको डराते हैं। तो इसीलिए बच्चे शिक्षा से दूर होने लगते, वो चिढ़ने लगते हैं और शिक्षा से दूर होने लगते हैं। This leads to the fact that students feel themselves powerless and passive at school. उनको ऐसा लगता है कि हम शक्ति विहीन हैं और हम एक पैसिव निष्क्रिय छात्र हैं इस शाला के। Another indication of alienation in education is नॉर्मलेसनेस, मतलब कि कोई भी मानक वहाँ पे अगर नहीं है तो उनको अच्छा लगता है। स्कूल कंसिडर्ड एन इंस्टीट्यूशन हैज़ रूल्स ऑफ इट्स ओन, हर शाला के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने डिसिप्लिन हैं, जैसे कि समय पे आना, क्लास में जाना, समय पे ड्रेस यूनिफॉर्म पहनना, लाइन से चलना, टीचर की बात सुनना, शांत होकर क्लास में बैठना, और टिफ़िन नहीं खाना, कैंटीन में टाइम नहीं, क्लास आवर्स में कैंटीन में नहीं जाना। ऐसे कुछ कुछ नियम हैं जिसको कि हम डिसिप्लिन के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो कुछ बच्चों को ये डिसिप्लिन भी पसंद नहीं आता है और इसलिए भी वो शिक्षा से, स्कूल से, अपनी क्लास से, अपने टीचर से, जो उनको फोर्सफुली ऐसे नियम मानने के लिए फोर्स करते हैं, उनसे दूर होते जाते हैं। छात्रों का कहना है कि वो इन रूल्स को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ओब्लाइज्ड हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपका, ना कि इसलिए कि दे नीड देम एट ऑल। मतलब वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको स्कूल में रहना बहुत पसंद है या क्लास में बैठना बहुत ज़रूरी लगता है, बस इसलिए कि आपका रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर ओब्लाइज्ड, दे आर थैंकफुल, इसलिए वो आपका बात मानते हैं, आपके नियम फॉलो करते हैं, ना कि इसलिए कि उनको वहाँ रहना बहुत पसंद है, उनको क्लास में बैठना बहुत पसंद है, इसलिए वो ये सब चीज़ मान रहे हैं डर के मारे। तो फाइनल कंक्लूजन है कि अगर हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, जो शिक्षा है हमारी उसको छात्र केंद्रित कर दें, जितने भी डिसीजंस हैं उसमें छात्रों को शामिल करें, छात्रों को एक फैक्ट्री की तरह ट्रीट ना करते हुए उनको अपने साथ एसोसिएट करें, तो शायद ये बच्चे अलाइनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। Breaking students free of this alienation to education would surely require a structural and radical change. एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है अगर हमको ये alienation की प्रोसेस को ख़त्म करना है। तो this change shall be through an education which has humans and nature as its core. This matter requires not modest solution but a radical डीप सीटेड अप्रोच टू एजुकेशन। मतलब इस विषय में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि छात्र को क्या चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिसीजन मेकिंग, मतलब कि निर्णय क्षमता, निर्णय लेते समय उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ताकि वो अपने आप को इन सारे सिस्टम्स में एसोसिएटेड फील करें, इम्पॉर्टेंट फील करें, है ना, अर्थपूर्ण महसूस करें, तभी इस अलाइनेशन की समस्या से हम निजात पा पाएंगे। अब क्वेश्चंस, इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अलाइनेशन इन एजुकेशन इन डिटेल,
शिक्षा में अलगाव की अवधारणा को विस्तार से बताएं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड अलाइनेशन, अलगाव के पीछे क्या कारण है समझाएं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन अलाइनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अलगाव पर विभिन्न कारकों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। That's all. Thank you.